हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे कि जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, अर्थात बोलते हैं आईएएस, वैसे आईएएस नहीं, सब यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी के अंडर जो होता है आपका रैंक के हिसाब से आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, हर एक जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आपको जो है सर्विस मिलती है। और ये नौकरी नहीं है, ये आपका कैरियर होता है। अब कैरियर क्या होता है दोस्तों? देखिए, लोग कहते हैं आईएएस में समय बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक पॉइंट पे आज हम बात करते हैं। पहली चीज होती है दोस्तों, जो इसका सिलेबस होता है। आप सिलेबस को जितना आप पढ़ो, सिलेबस को कम से कम 10-15 दिन तक सिर्फ सिलेबस को पढ़ो, एक एक पॉइंट को समझो। पढ़ने के बाद अगर आपके पास अच्छे मेंटरशिप लोग हैं, जो भी आपको अच्छे गाइडेंस करने वाले हैं, तो आपकी सफलता बहुत करीब होती है। बाकी अगर आपका जो कहते हैं इंटरव्यू में ना होना या मेंस ना होना या प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स और मेंस आपके हाथ में है, इंटरव्यू भी जो है आपके ही हाथ में। लेकिन वो आपको जो पूछते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर बात करते हैं और सिलेबस के बेसिक चीज बात करेंगे, क्या क्या चीज पढ़ना होता है, क्या क्या इसका टॉपिक होते हैं, एक एक करके समझते हैं। इसका जो पैटर्न होता है एग्जाम का, पहले तो आपका बेसिक 3 पैटर्न होता है। प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा, और लास्ट में आपका थर्ड होता है पर्सनालिटी टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में क्या क्या पूछते हैं, पहली चीज होती है आपका सिलेबस में देखते होंगे, कभी भी आप पढ़िए तो उसमें आपका लिखा है जनरल पेपर्स, उसके बाद आपका जनरल सेकेंड पेपर। जनरल फर्स्ट पेपर जो आपका होता है जिसमें समान अध्ययन प्रश्न पत्र नंबर 1, इसको हिंदी में बोलते हैं, और समान अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या नंबर 2। तो जो 2 पेपर उसके होते हैं। पहले आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तब आपको मेंस लिखना पड़ेगा। मेंस जब क्वालिफाई करोगे तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। एक पहले आप प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं, तो उसके बाद मेंस के बारे में समझाते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है दोस्तों, आपको जो है जीएस पेपर लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन सेकेंड पेपर पे ज्यादा फोकस नहीं करते। पहली चीज, ये दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। प्रीलिम्स में आप क्या पढ़ते हैं, कोई भी टीचर आके या कहीं से आप वीडियो देखते हैं या कहीं से आप पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। जब हमें इस फील्ड में पता नहीं था, हम कहीं से भी पढ़ेंगे। अगर हमें पता होता तो हम क्यों कोचिंग लेते या किसी मेंटरशिप के पास क्यों जाते, अगर हमारे पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज होती है। अब आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, आप देखिए इंटरनेट का जमाना है, कंटेंट का बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें सोर्स हो गया है। लेकिन अभी भी इसका पेपर, एक चीज़ ध्यान देखिए, ऑनलाइन पेपर नहीं, इसका पेपर होता आपका ऑफलाइन, ऑब्जेक्टिव भी और आपका सब्जेक्टिव भी, ये दोनों ध्यान रखिए। इसीलिए अभी आप क्या करिए, सिलेबस को पढ़िए। अब सिलेबस में क्या क्या आपको दिया, जो हमने बात किया प्रीलिम्स में। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका होता है, पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम, यहां लिख देते यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहले आपको जब ये पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तभी आपको जो है मेंस है। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है, एक एक करके समझते हैं। एक होता है आपका जीएस पेपर 1 और एक होता है जीएस पेपर सेकेंड। आप कहेंगे ये क्या जीएस, अभी आपको समझाते हैं। इसको बोलते हैं, बल्कि सीसैट कहते हैं, सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब आइए पहले हम यहाँ समझते हैं इन दोनों को। जीएस में आप क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा होता है आपका हिस्ट्री, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं जियोग्राफी, तीसरा पढ़ते हैं इसमें इकोनॉमिक्स, और फोर्थ आप पढ़ते इसमें पॉलिटी, और फिफ्थ आप पढ़ते इसमें साइंस एंड टेक, ये या टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लॉजी प्लस। अब इन्हें 4 जो बेसिक होता है, ये आपका होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जो आपकी किताबी नॉलेज होती है। अब उसके बाद फिर क्या करता है, फिर इन्हें
सब्जेक्ट को जोड़ करके बनता है करंट। जो सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई द हिंदू पढ़ता है, कोई राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता है, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, अलग अलग प्रकार के सभी न्यूज़ पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है जीएस का, अब कैसे पूछेगा सीसेट। पहले इसको समझते हैं फिर सीसेट। इसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 × 2 अर्थात 200, ठीक है, ये बनता है। लेकिन इसी में सबको जोड़ के बनेगा, क्वेश्चन जो आएगा सबको जोड़ करके आएगा। कैसे? अब हिस्ट्री में हो सकता है आपका क्वेश्चन 10 कर दे, कल जियोग्राफी में आपका 15 कर दे, प्लस जियोग्राफी के साथ एक और चीज जुड़ा होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट। तो अगर आपको कभी कभी रहेगा जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से हो सकता है 20 कर दे, रेशियो घटाते बढ़ाते रहेगा। इसका पता चला इकोनॉमिक्स का 25 कर दे, ठीक है, पॉलिटी आपका हो सकता है 15 कर दे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका हो सकता है 12 कर दे, इनका करंट आपका हो सकता है 16 कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबको जोड़ करके अपना 100 क्वेश्चन बनाएगा। मैं सिर्फ अभी एक बता रहा हूँ, कभी इसका रेशियो बढ़ाएगा, कभी इसको बढ़ा देगा, कभी इसको घटा देगा, ये सब चलता रहता है, इनका प्रोसेस होता है। कभी आप जाइएगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उठाइए, सबका ऐसे आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। अब आपको लगेगा ये तो सिंपल हमने तो ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, जो बच्चे बीए वगैरह करते हैं, या जो कॉमर्स होगा तो लगेगा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लिया हूँ। बाकी सभी सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जो 8 सब्जेक्ट हैं उनका एक टॉपिक है। अब जो साइंस बैकग्राउंड होगा उसे लगेगा मेरा ये फील्ड का है। तो आपको करना क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है? इसकी तैयारी पहले आप किताबों को पढ़िए। लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। आप सोचेंगे क्या, अगर पढ़ना है तो पहले किताब पढ़ो, किताब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, तब समझ में आएगा। एनसीईआरटी जो जिसको मान लो कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा उनके लिए ठीक है, जो कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा उनके लिए ठीक है, जो पहले से पढ़ चुका उसके लिए क्या इतना अपना समय वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी उनके लिए जरूरी है जो कभी जीएस सब्जेक्ट से कभी उनका कोई लेना देना नहीं, कभी पढ़ाई नहीं किए, उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड उनके लिए। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक को अच्छे से पहले क्या करेंगे, तैयार करेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक प्लस करंट। अब करंट में जो लिखा होता है अफेयर्स होता है, अफेयर्स। करंट अफेयर्स मीन्स ये नहीं अफेयर मतलब कोई अफेयर चल रहा है, इसको करंट मीन्स क्या होता है, जो भी आपके रोज घटनाएं घटती है उसके ऊपर पूछता है। एक होता है इवेंट और एक होता है इशूज। आपके सिलेबस में जाके देखिएगा तो वहां लिखा होगा इवेंट। इवेंट मतलब घटना, जैसे घटना क्या, मान लीजिए कोई हिस्ट्री, प्राचीन काल की कोई मूर्ति मिल गई, कहीं पर पता चला आप नहर बना रहे, खुदाई कर रहे थे, वहां कोई ऐसी मूर्ति निकल गई, तो ये इवेंट आ गया, एक नया घटना घटा, एक नई चीज प्राप्त हुई। ऐसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोज किया, ऐसी उसमें डिजाइन है, इस मिट्टी से या इस कांसे से, इस लोहे से जो भी बनी होगी, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। अब जियोग्राफी या एनवायरनमेंट में कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, कहीं ला नीनो का इम्पैक्ट पड़ गया, कहीं अल नीनो का इम्पैक्ट पड़ गया, कहीं जो है आपका पता चला साइक्लोन का इम्पैक्ट पड़ा, कहीं एंटी साइक्लोन, कभी क्लॉकवाइज साइक्लोन, क्लॉकवाइज या एंटी साइक्लोन, किसी प्रकार का आपके जल स्थल या स्थल मंडल पे प्रभाव पड़ता है, तो मानव के लिए जन धन के नुकसान होता है। कहीं फ्लड आ गया, पता चला कोई नदी की पानी ज्यादा था, जैसे अभी बिहार में आया था कोसी नदी का, तो हर साल आता है, शोक नदी ही बोला जाता है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट भी नहीं सोचती तो क्या किया जाए। इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या करना, हर फील्ड के बारे में जो जानकारी पढ़ते रहेंगे। अगर कोई घटना ज़्यादा घट रही, बार बार बाढ़ आ रहा, बार बार भूकंप आ रहा, पता चला एक हफ्ता गए फिर भूकंप आ गया, जिससे 2014 में लगातार भूकंप आया था, 8-9 बार आ गया था। उसके बाद ये होता है आपका जियोग्राफिकल का जो पार्ट होता है, फिजिकल जियोग्राफी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो घटनाएं आती रहेंगी आपको उसको बोलेंगे इवेंट है।
ये होता करंट में मिलेगा, आपके न्यूज़पेपर में मिलेगा। अब न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है, न्यूज़पेपर कभी भी पढ़ो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे आपके पास न्यूज़पेपर, आप बहुत से बच्चे न्यूज़पेपर लेते, कहते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना, मैं आज भी कहूँगा, भले आप हिंदी वर्ड से हो लेकिन आपको इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक पेपर इसमें क्वालिफाई का पेपर होता है 300 मार्क का मेंस का। अगर आप वो भी फेल कर जाते ना तो आपका मेंस का और पेपर चेक ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, भले लोग कहते हैं हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदी में रिजल्ट नहीं आता है, हिंदी में कहानियाँ ज़्यादा लोग गढ़ते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं है। अब मान लीजिए न्यूज़पेपर है, अब इसमें कोई घटना लिखा है, कोई भी आप टॉपिक पढ़िए। अब मान लीजिए आपके देश विदेश कहीं भी घटना होती है, जैसे आजकल इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, तो आपको लगेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो एक अब अंतर्राष्ट्रीय जब मुद्दा होगा तो कहेंगे भाई ये तो आईआर का टॉपिक है, ठीक। अब आईआर का हर दिन घटनाएं घट रही हैं, इजराइल फिलिस्तीन, गाजा पट्टी, हिजबुल्लाह, हमास, हेती, ऐसे बहुत से ज़्यादा प्रभाव होते जा रहे हैं, हर दिन घटनाएं घट रही हैं। तो आप उनको क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। आपको एक एक बारीकी चीज़ को समझो। कोई अगर लड़ाई होती है उसके पीछे रीज़न पकड़ो। पता चला आपका रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न समझो। नाटो का प्रभाव है क्या सीटो का प्रभाव है, कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है, क्यों का, किस कारण से हो रहा है, उस मुद्दे को समझो। आज भारत अगर ब्रिक्स के सम्मेलन को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो क्या इसके बाद सीटों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नाटो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आसियान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ को आपको समझना जरूरी होता है। यही टॉपिक आपको होता है आईआर का। लेकिन पहले इस पे आते हैं, हिस्ट्री को समझो, जियोग्राफी को समझो, इकोनॉमिक्स को समझो। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने रीड कर लिया, पढ़ने के बाद सोचना शुरू करो। इन किताबों से आपको बेसिक चीज़ खाली इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद और ये जो आपका करंट अफेयर्स होता है, समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, ये क्या करती है, सभी के बारे में हर दिन की आपको सूचना देती है कि देखिए आजकल इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन की बात हो रही है, डिफ्लेशन की बात हो रही है। आरबीआई ने अपने आर्टिकल या अपने अनुच्छेद अपनी धारा में 7 में इस पॉइंट को ऐड नहीं कर रहा है। शेड्यूल बैंक को इसमें जो है शामिल नहीं करेगा, नॉन शेड्यूल बैंक को शामिल करेगा, या कमर्शियल बैंक को इतना ज़्यादा प्रभावित करेगा या नॉन कमर्शियल बैंक को प्रभावित नहीं करेगा। आपको हर पॉइंट को समझना है। इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो महंगाई ज़्यादा आएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो मंदी आएगा। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स को इस पॉइंट व्यू से समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, क्या पॉइंट है इसका, कौन सा पॉइंट इंपैक्ट करेगा, आप इस पॉइंट से इकोनॉमिक्स पढ़िए और करंट के साथ जोड़िए। करंट में जैसे मान लीजिए अब इकोनॉमिक्स बीच में आपका आता है बिजनेस, इकोनॉमिक्स बिजनेस करके रहता है। अब इससे बहुत से बच्चे सोचते हैं कौन सा पॉइंट पढ़े, आप अपने सिलेबस से जोड़िए। अब जैसे कोई पॉइंट इसमें आता है, अब पॉइंट वो वाला अखबार मत लाइए जिसमें दुनिया भर का, आजकल तो सब में ऐड देने लग गया। आप बेसिक मुद्दे वाली, ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली मत पढ़िए। बीजेपी यहाँ पर गठबंधन बना रही या कांग्रेस गठबंधन बना रही, ठीक है बारीकी चीज रखो, लेकिन हमें ये जो आपका एडिटोरियल होता है इसको पढ़ो, इसको रीड करो। आप जब इसको रीड करोगे तो इसमें हर एक पॉइंट का रहता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेंस के लिए काफ़ी काम करता है, और मेंस प्लस प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू का काम है एडिटोरियल करता है। फ्रंट पेज और बिजनेस और प्लस आईआर का जो होता है, एक टॉपिक आपका आईआर तैयार करता है, कोई जियोग्राफी तैयार कर देता है, लेकिन आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा मेरे सिलेबस से जुड़ा हुआ बात कर रहा है। अब किसी को पता है रीड कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद साइड में फेंक दिए। कितने लोग तो सुबह मंगाते हैं शाम को फेंक देते एक बार। नहीं, अखबार ये अखबार नहीं, ये आपका कैरियर बनाता है। इसमें जो भी है, ये सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो ऑलरेडी कोई प्रोफेसर है, कोई कैबिनेट मंत्री रह चुका है, कोई आईएफएस रह चुका है, कोई आईआरएस रह चुका है, वो रिटायरमेंट होने के बाद वो लेख लिखता है। सोचिए उसके पास 30 साल 40 साल का अनुभव होता है, वो लेख लिखता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो 40 साल का अनुभव पा रहे हैं आप किसी से। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको ला करके साइड में फेंकना नहीं चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको सोचिए। अब पढ़ने से आपकी लेखन शैली बेटर होगी, आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जो लोग कह रहे हैं मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो आप हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो। पॉलिटी को भी चेक करो, भाई ये बताओ पॉलिटी में कौन सी ऐसा अमेंडमेंट हो गया,
जैसे पूछ ले बताइए भारत का संविधान क्या 100 बार संशोधन हो चुका है, या 106 बार संशोधन हो चुका है, या 107 बार संशोधन हो चुका है, या 108 बार, ऐसे आपको ऑप्शन करके मान लो क्वेश्चन दे दिया। तो आप जब पढ़ेंगे करंट को देखेंगे, हाँ संशोधन क्या है, अमेंडमेंट क्या है, पॉलिटी में कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी क्या है। आप बेसिक चीज जब इसको जानकारी रखेंगे, फिर पढ़ने के बाद उसको करंट में सोचिए कि संविधान, हाँ बार बार जुडिशरी आप देखते होंगे न्यायपालिका कैसे सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से बना आएगा और नीचे लिखा रहेगा कि चीफ जस्टिस रिटायरमेंट रह रहे हैं, अब दूसरे आ रहे हैं खन्ना करके, संजीव खन्ना जो भी, अब वो आ रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, कौन सा पॉलिसी लाएंगे, किस तरीके का काम करेंगे, आपको अवेयर होना है। करंट आपको अवेयर करती, जागरूकता बढ़ाती है, प्लस बेसिक हर एक सिलेबस से आपको जोड़ करके पढ़ना चाहिए। साइंस एंड टेक में आप पढ़ेंगे, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक 3 पॉइंट को याद रखिए। एक होता अवेयर होना, जागरूक होना। जैसे आपको कभी सोचा होगा 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल चलाते थे, आज जो आपके पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका है, आपके पास पता चला कितना रैम है, कितना जीबी है, तो सब बेसिक चीज जानते हो। कंप्यूटर का प्रोसेस क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है। आजकल एआई का जमाना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो आपके काम को और बहुत आसान कर दे रहा है। कभी काल क्या होता है, गूगल पे कोई एड्रेस ढूंढ रहे हैं, अब आजकल एआई का है, आप सीधे पूछो एआई मुझे बताओ मुझे इस जगह जाना है, तो सीधे आपको डायरेक्ट करके बता देगी, आप इस जगह जाइए, इस जगह जाइए, आप उसके बाद आपका जहाँ आपको पहुँचना पहुँच जाएंगे। एआई आपका इतना फास्ट है, इतना एडवांस है, लेकिन उसके पास ह्यूमन नहीं, मानवता नहीं है, वो तो भाई एक मशीनरी सिस्टम है। तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस व्यू में समझिए कि साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, रोबोट क्या है, स्पेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। तो आपको सिर्फ अवेयर होना है, जागरूक होना है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका कहाँ पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे क्या लाभ, इससे क्या मतलब हानि है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी बेसिक चीज टेक्नोलॉजी में 3 पॉइंट पढ़ना, अवेयर होना, डेवलपमेंट क्या देश ने कितना अपने स्वदेशी रूप में डेवलपमेंट किया है, और उसके बाद क्या ये इशू बनता है हमारे लाइफ में, क्या क्या इवेंट बन सकता है, इससे हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। जैसे अभी आजकल लोग प्रीलिम्स मेंस में एक क्वेश्चन आया था 2023 में भी और 24 में भी आया था अभी जो, तो उसमें 23 में क्या पूछा गया था कि बच्चों को आजकल जैसे मोबाइल दे देते चलाने का, बच्चों को घर में जैसे बच्चा खेल रहा रो रहा मोबाइल दे देंगे, बेटा चुप हो जाता है, तो उससे क्या पूछा जाए कि क्या हमारे देश में मोबाइल या तकनीकी क्षेत्रों ने लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया है या शारीरिक रूप से बनाया है। तो क्वेश्चन आपको इसे दे देगा, बच्चों के क्या हेल्थ या स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या लोगों में और कनेक्टिविटी बढ़ी है और कनेक्टिविटी दूर हो गई है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बस उसमें डीपली रिसर्च नहीं करना, उसको समाज से जोड़ करके पढ़ना है। एक सिलेबस एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करके रहते हैं। इसीलिए हमें जब भी अगर मेन प्रीलिम्स की तैयारी करो तो आपको कैसे तैयारी करना है एक एक बताते हैं। पहले आप पढ़ो इंफॉर्मेशन नाउ, इंफॉर्मेशन। अभी जब आप पढ़ते हो कोई टॉपिक तो आपके पास इंफॉर्मेशन आता है किताबों से, चाहे एनसीईआरटी चाहे बुक्स हो, चाहे आप एनसीईआरटी ठीक, या आपके पास कोई बुक्स है या किताब है, इनसे आप क्या करते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं। न्यूज़पेपर से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज़पेपर आप क्या करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सूचना आ गया। अगर आपके पास सूचना ज़्यादा हो गया तो कहेंगे भाई इनके पास नॉलेज हो गया, और नॉलेज अच्छा हो गया तो कहेंगे इनके पास तो भाई विजडम हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया। और बुद्धिमत्ता का अगर आपने एनालिसिस करना सीख गए, एनालिसिस किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन करना, एनालिटिकल करना, एनालिसिस करना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल करना, इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये बोलता बौद्धिकता, एक अच्छी सीमा तक पहुंचना, एक अच्छी सोच तक का। यहां तक अगर आपका नॉलेज आता है तो आप देखिए प्रीलिम्स कहां तक पूछता है, मेंस कहां तक पूछता है।
प्रीलिम्स आपका जो पूछता है एक प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक प्रीलिम्स है, खाली वो जानना चाहता पता है कि नहीं है। अब लेकिन थोड़ा सा लेवल यहां तक बढ़ा दिया प्रीलिम्स। अब मेंस क्या करता है, मेंस आपका जो पूछता है यहां से लेकर के ये मेंस होता है। पता तो रहेगा तभी तो आप उस पर विजडम बुद्धिमत्ता लगाएंगे, तभी एनालिसिस करेंगे। इंटेलेक्चुअल सही तरीके से आपको पूछेगा, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसकी एक समालोचनात्मक होता है, इस पे टिप्पणी कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, या इसमें इस पे आप कमेंट करिए, टिप्पणी करिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछता है। तो जो आप यहाँ तक की अगर आप पढ़ाई करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, तो आप समझो प्रीलिम्स तक पहुँच गए हो। अगर एनालिसिस आ गया तो कहेंगे थोड़ा प्रीलिम्स से अच्छा लेवल आ गया, और एनालिसिस से और ज़्यादा आपके सोचने समझने की ताकत बढ़ गई, इंटेलेक्चुअल तक आ गया तो आपको कहेंगे अब जो है आप अच्छा खासा मेंस लिख सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे भी कोई बच्चा किसी के पास बैठा हो, उससे पूछेंगे अच्छा ये बताइए संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, अब उसको नहीं पता है, हो सकता है वो बोलते भाई 395, बोले करंट में कितना है, बोलेगा 450। अगर वो बता दिया तो बगल वाला कहेंगे यार तू बता दिया कैसे। अगर वो नहीं बता पाया तो आप पे खुश होगा। तो आजकल बच्चे यहीं तक टिके हैं, इन्फॉर्मेशन तक। इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ो, उसको समझो, फिर उसके बाद जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तभी नॉलेज तो बढ़ेगा, और नॉलेज पे फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा और सोचना शुरू करोगे तो विजडम आ जाएगा। अब विजडम को जब आप एनालिसिस करेंगे, अब कैसे एनालिसिस करेंगे, सपोज करो मैं एक टॉपिक आपकी से छोटी सी बात करता हूँ। मैंने बोल दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में जो है, या देश की अर्थव्यवस्था घटती जा रही है, बस ऐसे मैंने बोल दिया। तो बस अगला व्यक्ति बोला ये क्या है, अर्थव्यवस्था घटती जा रही मतलब, या मैंने बोल दिया देश में महंगाई आ रही है जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू घट रही है। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन दिया। अब इंफॉर्मेशन तो उसको मिल गया, अब उसको क्या कर रहा, और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने लग गया, रीज़न को पकड़ेगा, क्या रीज़न है, कैसे हो रहा है, कौन करता है, कौन इसको बराबर करता है, कौन बैलेंस करता है, तो नॉलेज तक पहुंचा। जब और ज़्यादा उसके पास कहीं भाई विजडम आ गया, उस विजडम के आधार पे अब उसने ये सोचना शुरू करा, अच्छा देश की अगर रुपए की वैल्यू कम हो रही है, या देश की अर्थव्यवस्था कम घटती जा रही है, या इन्फ्लेशन बढ़ती जाए, तो इसके पीछे रीज़न ये होता है गुड्स और सप्लाई, अर्थात डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। और सप्लाई और डिमांड कॉन्सेप्ट को जब समझ के एनालिसिस करने लग गया तो कहेंगे इसके पीछे इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता ये कहता है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो चीज़ गलत है उसको कैसे सही किया जा सकता है। जिस दिन आपकी सोच यहाँ तक पहुँच गई तो आपके लिए भले आप IAS बनो या ना बनो, लेकिन एक किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप बेहतर कुछ करके आओगे। लेकिन आप पे अगर भरोसा, अपने आप पे भरोसा है तो IAS तो आप बन ही जाओगे। लेकिन जब आप पे भरोसा होगा तो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कल आप बन जाओगे, लेकिन पहले प्रीलिम्स और मेंस तो अच्छे से करो, इंटरव्यू उसके बाद देखा जाएगा आज के दौर में। अब यहाँ तक जब आपकी तैयारी इस लेवल तक हो जाती है तब समझो आपका GS अच्छे से तैयार हो गया। तब आपको कैसे भी क्वेश्चन आएगा, हर एक प्रकार से आप क्वेश्चन बनाते चले जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये जो सेकंड पेपर होता है आपका CSAT। CSAT मीन्स क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों क्या है। इसको बोलते हैं CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या क्या होता है आपका, रीजनिंग, अब रीजनिंग क्या है आपका, इसमें दो प्रकार, वर्बल, ऐसे चलो बाद में बताएंगे, पहले और लिख दिए क्या क्या टॉपिक है। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका DI हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर उसके बाद आपका सफिशिएंट ऑफ डाटा, इसको बोलते हैं सफिशिएंट ऑफ डाटा या डेटा, ये होता है। तीसरा आपको होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स
आपका एक पैसेज करके आता है, ये इतना मिला करके आपका बनता है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन आता है, टोटल 80 क्वेश्चन, 80 प्रश्न। ठीक है, अब इसमें एक शर्त रखा है, अगर ये क्वालिफाई होगा तभी आपके पेपर चेक किया जाता है। अब इसमें कम से कम आपका 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इतने में से अगर आपका 27 क्वेश्चन सही है तो आप समझो एक क्वालिफाई करके तो पेपर आपका चेक किया जाएगा। एक क्वालिफाई पेपर बोला जाता है। कम से कम आपको 27 क्वेश्चन 80 में से सही करना। अब क्वेश्चन क्या आता है, रीजनिंग कभी का 20 आता है, कॉम्प्रिहेंशन आपके 30 कर देता है, और मैथ कभी का आपका ये 20 कर देता है। सफिशिएंट बाकी जो आप बचता कितना हो गया, 30 20 50 50 60 70 और 70 10 ये कर दिया, DI 80, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। तो आपको दोस्तों क्या करना, हर एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है। मैथ भी अच्छी आनी चाहिए, कंप्रिहेंशन अच्छे से पढ़ो, DI अच्छे करो, मैथ अच्छा करो, ये सब करोगे तो आपका क्या होता है, CSET तैयार होता है। तो ये जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तब शुरुआत असली लड़ाई होती है आपकी मेंस की, इसकी मेंस की। अब रीजनिंग में क्या होता है, वही आपने पढ़े होंगे कि वर्बल रीजनिंग क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, पजल क्या है, बेसिक यही सारी चीज। मैथ में आप पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सीरीज क्या है, नंबर सीरीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्लस आपका वर्क एंड टाइम, और रेलवे संबंधित, ट्रेन से संबंधित, एक ट्रेन किसी चीज को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, दूसरे खंभ को पार करने में कितना सेकंड लगाएगी, इस प्रकार का आपको मैथ आता है। तो ये पूरा हमने बात किया आपका प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं मेंस का। आपको दोस्तों मैंने उसमें अपना लिखा ही है चैनल में, UGC नेट प्लस UPSC, मैं दोनों को ही पढ़ाता हूँ। अब आपको जो है UPSC में क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए। अब बात करते हैं मेंस। मेंस मतलब मुख्य परीक्षा। अगर आपने प्रीलिम्स पास किया तो मेंस, मेंस में क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, लोग अलग अलग सब्जेक्ट कर देते हैं, नहीं मेंस का अलग पढ़ेंगे, प्रीलिम्स का अलग। आप मेंस की तैयारी करो और साइड में अपना CSET करते रहो सुबह शाम। मैं गारंटी देता हूँ आपका प्रीलिम्स चुटकियों में निकल जाएगा। जब मेंस की तैयारी करोगे तो आपका प्रीलिम्स और छोटा नजर आएगा। मेंस में क्या होता है, आपका टोटल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर। पहले बताता हूँ 9 पेपर इसमें कौन कौन सा होता है। फर्स्ट जो आपका पेपर एक होता है आपका ऐसे निबंध बोलते हैं। दूसरा आपका होता है जिसमें बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, होता पेपर फर्स्ट। अब इसमें पेपर फर्स्ट में GS बोलते हैं, इसमें GS 1, जिसमें आप, अरे क्या होगा, इसमें आपका क्या क्या रहता है, हिस्ट्री, प्लस जियोग्राफी, प्लस सोशल इश्यूज, ये पॉइंट आपका रहता है। 3 चीजें जोड़ करके, प्लस यहां पर और जोड़ देते हैं आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये पॉइंट होता है। पेपर थर्ड जिसमें आपका आएगा पेपर थर्ड GS, इसमें आपका रहेगा जिसको बोलते हैं यहां पर पॉलिटी प्लस IR प्लस सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ये करके रहेगा। और इसमें आप जोड़ दो एक और रहेगा, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस,
गुड गवर्नेंस। फिर पेपर फोर्थ, जीएस पेपर। अब इसमें क्या क्या रहेगा, आपका रहेगा इकोनॉमिक्स प्लस साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी प्लस साइबर सिक्योरिटी, या ऐसे लिखिए डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ आपका रहेगा पेपर, जीएस पेपर है, जिसमें आपका रहेगा एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, मैंने एक पॉइंट बता देता हूँ, एम्पैथी, सिंपैथी, इमोशनल इंटेलिजेंट, ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है, ये टॉपिक होता है आपका। और सिक्स्थ आप ये चार पांच पेपर हो गया, आप देखिए। उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर दो होता है, GS 1, GS 2। एक क्या ऑप्शनल पेपर, एक पेपर दो, जो भी आप ऑप्शन रखते हो दो पेपर होता है। तो एक पेपर आपका 6, पेपर है 7, दूसरा वाला, ठीक। और ये हो गया 7। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जो आपका 8 नंबर आएगा पेपर और 9th नंबर। एक होगा आपका हिंदी, जो भी आपका एक लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है, जो भी अपनी एक भाषा सिलेक्ट करते हो, हिंदी, देवनागरी, जिसका अपना क्षेत्र का लैंग्वेज होता है, ये भाषा के आधार पर होता है, ठीक है। और एक आपका होता है इंग्लिश तो सबके लिए कंपल्सरी है, ठीक है, ये होता है। अब ये जो पेपर होते देखिए, ये 300 नंबर होते हैं क्वालिफाई पेपर। ये दोनों क्या होते हैं, क्वालिफाई पेपर, क्वालिफाई। आप अगर पास होंगे, अगर इसमें पास होंगे तभी ये सब चेक होंगे, ये भी याद रखना है। जैसे सीसैट का शुरुआत प्रीलिम्स में था कि जब तक आप सीसैट पास नहीं करेंगे तो जीएस पेपर नहीं चेक होगा। जब तक आप ये भाषा जो आपकी होती है इनको नहीं क्वालिफाई करोगे तब तक आपका ये चेक नहीं होगा। इसलिए ये क्वालिफाई पेपर बोला गया, इनको आपको पास करना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे जो होता है ये आपका होता है 250 नंबर का जी, ये भी होता है 250 नंबर का, ये भी होता है आपका 250 नंबर का, ये भी होता है आपका 250 नंबर का, ये भी होता है 250 नंबर का, ठीक है। फिर 250 नंबर का आपका ये होता है, 250 नंबर के एक का ये होता है। अब जोड़ो कितना हो गया, 500 500 500 तो 1750, 1750 ये बनता है। तो 1750 आपका बनता है कौन सा, मेंस, ये टोटल। अब जो नंबर कितना आप लाते हो, अगर 800 900 आप लाते हो, 900 कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग होता है, तो इतने पर आपका क्वालिफाई हो जाता है। ये क्वालिफाई तब आप जब कर लोगे तब आपका 275 नंबर का, यहाँ लिख देते हैं 275 नंबर का आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट,
ये जो आपका होता है पर्सनालिटी, ये तीसरा कैटेगरी, जब आप एक पास करके जाते हो तब आपका इसमें इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू जो आपका होता है, आप क्या क्या इंटरव्यू पूछते हैं, देखिए दोस्तों, अगर सही तरीके से इंटरव्यू हो तो कोई बच्चा फेल ही ना हो। अरे भाई मेंस लिखा है, इतना पढ़ के आता है और उसके बाद इंटरव्यू में लोग छट जाते, बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत समय दे दिया हो तो उसके हर एक फील्ड की इतनी नॉलेज होती है। लेकिन अब इंटरव्यू में जो आपको पूछते हैं कि आप पहले तो चीज़ आपके बारे में पूछेंगे, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे किया, लेकिन वहाँ कई चीज़ होता है। आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करना है, जो पूछते वही बात बोलो, अगर नहीं आता सॉरी बोल दो। सिलेबस के एक्वायर मतलब एक सटीकता है, जो भी है जितना है उतनी नॉलेज होना चाहिए आपको, पूरा वर्ल्ड मतलब देश दुनिया विदेश सब तक का नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उसी बेस पे आपका इंटरव्यू होता है। तो पहली चीज़ अपनी नॉलेज को एनालिटिकल तरीके से एकदम बढ़िया रखो। करंट में जैसे आपका इंटरव्यू चल रहा है तो आपको जितना आपने मेंस दिया है, मेंस देने के बाद चेक करो करंट में क्या चल रहा है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, सरकार किस पे फोकस कर रही है, विदेश की नीतियाँ किस प्रकार की फोकस हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी ब्रिक्स है, आसियान है, साफ्टा है, नाफ्टा है, ट्रिप्स है, क्वाड है, इनके जितनी संस्थान के बारे में बारीकी अच्छी नॉलेज रखो, क्योंकि आपका इसी के ऊपर इंटरव्यू पूछ लेते हैं, आईआर पूछते हैं। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से करंट के सिचुएशन में क्वेश्चन जोड़ करके इंटरव्यू पूछा जाता है। तो आप इस लेवल तक तैयारी करो, रोज शीर्षक सामने या कहीं कुर्सी डाल के बैठो, अपने जो करीबी दोस्त उनके सामने बैठ के अभी से इंटरव्यू की पर्सनालिटी का शुरू करो। चाहे हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में तैयारी करो, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में तैयारी करो, प्लस अपना जो ड्रेस है प्रॉपर, अपना केयरिंग बढ़िया करो, बाल वो सही रखो, उसको काटो, जितना आपको जो फीड क्लीन चिट रहो, साफ सुथरे बने रहो, और बॉडी को इस तरीके बॉडी लैंग्वेज को एकदम इतना भी ज़्यादा मतलब इतना संस्कारी मत बन के दिखाओ ना इतना ज़्यादा, बस एक जैसे नॉर्मल रहो, बस इतने उनके लिए ठीक होता है। क्योंकि आपका 50% आपका बॉडी लैंग्वेज ही बात करती है, बाकी आप 50% जो बोलते हो। तो आपको क्या करना, पहले बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखो, उसके बाद जो बोलते हो उसको ठीक करो, बोलने में कभी डरो मत, कांपो मत, हिचकिचाओ मत, जो है टू द पॉइंट बात करो, नहीं आता सॉरी बोलो। ये चीज़ आप करिए तो इससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। ये होता पर्सनालिटी टेस्ट दोस्तों। ये सब आपका बेसिक चीज़ मैंने बात की आज का प्रीलिम्स और मेंस है। अब जो आपके पेपर आता है यस निबंध में क्या पूछता है, निबंध यही जो आपके पेपर होते हैं 4-5 जो भी है, इन्हीं में से किसी के ऊपर आपका एस्से बन जाता है। या एस्से कैसे पूछता है, वो फिलोसफर तरीके से चीज़ें पूछता है, फिलोसफी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब फिलोसफी पूछूंगी क्या है, दर्शन शास्त्र, बड़ी सी बात को छोटी करके पूछना। जैसे अगर मैं कोई बात बोलूँ, जैसे लोग कहते हैं कि कहावत मुहावरा तरीके से बात करते हैं, जैसे आज भी बोलते हैं, क्वेश्चन अभी याद है एस्से का, मैं 2024 का पेपर की बात कर रहा हूँ। एस्से में था कि कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता के रूप में थी, लेकिन आज वहाँ पर एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। कहाँ तक आपकी विचार सहमत, इसकी व्याख्या कीजिए। बस एक छोटी सी बात करो तो आपको समझना पड़ेगा, सही बात है। वो ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, हर एक चीज़ में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। आज मैं इस एज में हूँ, कल हो सकता 10 साल बाद बूढ़ा हो जाऊँगा, और ज़्यादा एज बढ़ेगा और बूढ़ा हो जाऊँगा, उसके बाद मैं इस दुनिया से निकल जाऊँगा, फिर इस जगह पे कोई और आएगा। ये जो प्रकृति का नियम है, हमेशा ये परिवर्तनीय है, ये चेंज होते रहेगा। तो उसको आपको क्या करना, हर एक एग्जाम्पल दे करके आपको लिखना पड़ेगा। जितना आपको एग्जाम्पल आता है आप एग्जाम्पल दो, और पहली चीज़ में क्या करो, उसको इंट्रोडक्शन दो। देखो ऐसे बहुत से लोग जो लिखते हैं, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले यूपीएससी मेंस जब राइटिंग करवाती है, 3 चीज़, पहले किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताओ। दूसरा, उसके बाद मेन पॉइंट लिखो, मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट मतलब जो मेंस का मुख्य परीक्षा बात है उसको लिखो। लास्ट में उसका निष्कर्ष लिख दो, कंक्लूजन करो, कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष जो भी है निष्कर्ष लिखो। बस इतना ही करना है, इंट्रोडक्शन दो, मेन पॉइंट बताओ और अंत में निष्कर्ष लिख दो। अब आपका आता है, कोई होगा 150 नंबर के लिखने का, हो सकता है कोई 200 नंबर के पूछ ले, ऐसे करके आपका आता है। 150 नंबर जो रहेगा तो आपका कहेगा भाई 10 नंबर का रहेगा, 200 नंबर कहेंगे भैया आपका 15 नंबर का रहेगा,
ऐसे करके आपको क्वेश्चन का नंबर मिलता है। तो आप अभी से क्या करिए, देखिए ये तो मेरे पास जितना अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको सीखना है, आपको करना है। तो एक एक पॉइंट को अगर आपको ऐसे लिखना है, कोई चीज़ ढंग से करना है तो समय तो देना पड़ेगा, ऐसा है नहीं। देखिए आपको हिस्ट्री तो ऐसा है नहीं कि आज पढ़ लिया तो पूरी सब चीज़ समझ जाओगे। हिस्ट्री को कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं पूछ लूँ कि बताइए ऋग्वेद जो था आपका, ऋग्वेद काल का और उत्तर वैदिक काल में दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आज ऋग्वेद काल और प्रेजेंट टाइम का जो आपको आधुनिक काल दिख रहा है, क्या इसमें कहीं आप झलक दिखती है? तो आप सोचेंगे ये क्या वहाँ की पॉइंट यहाँ कैसे पूछ रहा है? तो जब आपको ऋग्वेद के बारे में पता होगा तभी यहाँ के बारे में आप लिख पाओगे, या इस चीज़ से उससे कंपेयर करके लिख सकते हो। तो आपको पहले पढ़ना होगा। ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था। या मैं पूछूं चोला साम्राज्य का इम्पैक्ट क्या आज दिख रहा है? चोला साम्राज्य की बचाई हुई जो संस्कृति है, जो हेरिटेज के रूप में कल्चर है, क्या वो दिख रही है? तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसके बारे में बता पाओगे। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, हिस्ट्री को भी पढ़ना अच्छा है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, ये सब अभी क्या करिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद जब ये सब आपके पास कंटेंट हो जाएगा तैयार, तब आप इंट्रोडक्शन देंगे, मेन पॉइंट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, बस यही इतना करना है। लेकिन ये चीज़ है यूपीएससी हो चाहे आपका यूजीसी नेट हो, कोई भी चीज़ हो में आप अगर अच्छे ए ग्रेड नौकरी चाहते हो तो भाई आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और अपने पढ़ाई का माहौल, जो लोग कहते नहीं दोस्तों बीच में बैठ के पढ़ाई होता है, मैं अपना उनका वीडियो कभी दिखाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं रहता, मैं स्वयं सेल्फ स्टडी तैयारी करता हूँ और अभी भी मैं पढ़ता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं कल सेलेक्ट भी हो जाऊँगा तभी मैं कहूँगा मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट ही रहूँगा। मुझे स्टूडेंट में रहने बहुत अच्छा, मुझे सीखने बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और जीवन का हर कदम, हर पल, हर दिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो आप सीखने के बनिए। आप कभी मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आ गया तो मैं आज कंप्लीट हो गया, आप कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। हर दिन प्रकृति का नियम है, नया चीज़ आता रहेगा, पुराना चीज़ जाता रहेगा। जैसे गीता में लोग बोलते हैं कि पुराने कपड़े हटेंगे, नए कपड़े आएंगे, वैसी आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ेगी, नए शरीर को धारण करेगी। ये मेरा पोर्ट्रेट नहीं है, जो लिखा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही है, कभी भी अपने मन में मत विचार लाइएगा जो सब कुछ मुझे आता है। ये सोचिए मैं अभी सीख रहा हूँ, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो आपको इस तरीके से क्या करना, आप सिलेबस में जाएगी यही पूरा चीज़ लिखा है। ये तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट हेडिंग बताया है। अब इसके अंदर अगर बताऊँगा हिस्ट्री में कि भाई 18वीं सेंचुरी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, 18वीं शताब्दी घटना क्या, फर्स्ट वार, सेकेंड वार, कोल्ड वार, जर्मनी का हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जापान की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, रूस की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, अमेरिकन की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अगर फर्स्ट वार हुआ तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हुआ तो उसका इंडिया पे क्या प्रभाव दिखा, भारत में अगर उसका इम्पैक्ट पड़ा तो भारत को कितना चेंज आया। आपको क्या करना है, एक दूसरे बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अभी से ही जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करें। जिनको बेसिक नहीं पता है उनके लिए एनसीईआरटी ठीक है, और एनसीईआरटी किसी को जो बोलते हैं जल्दी समझ में आता नहीं है। आपको अगर कहीं ना कहीं आपको मेंटरशिप करो, किसी का चैनल मिले, कोई अच्छे टीचर मिलते हैं जिस आपको भाषा में समझ में आती है, आप वहाँ से पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा देखो उनका देखो, मैं यही कहूँगा दोस्तों जो कोई आपको अच्छा टीचर मिले आपकी भाषा में, जो आपको कंटेंट सही समझा देता है, उसको आप सीख लेने के बाद, सीखने के बाद आप उससे डबल मेहनत करो। मैं अगर कुछ बताता हूँ तो मत समझो मेरे आधार पर टिके रहो, मैं अगर बताऊँ तो आप उसको डबल सीखना, खाली इन्फॉर्मेशन ले लो, बाकी आप खुद सोचो। क्योंकि वहाँ आप जब पेपर लिखने जाएंगे आप खुद जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप खुद जाएंगे, कोई आपके यार दोस्त पास पड़ोसी नहीं जाएंगे। ये चीज़ याद रखिए। तो आप खाली पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद खुद से सोचिए। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, GS, उसके बाद एसए, ये उसके बाद ही मैंने क्वालिफाई पेपर लिखा, प्लस ये आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री है तो किसी की इकोनॉमिक्स है, किसी की जियोग्राफी है, किसी को कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। मेरा तो दोस्तों कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था और मैंने दिया, मुझे अनुभव जो मिला है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अगर जो बच्चे हैं तो मैं कॉमर्स और अकाउंटेंसी का भी एक बार सिलेबस यहाँ लिख के बता दूंगा कि ऑप्शन उसमें क्या क्या है, क्या क्या पूछता है। ठीक है, और बाकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो इन लोगों का अपना देखना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री का देखिए हमें क्या है कि बेसिक जो ज़रूरत चीज़ें मैंने पढ़ लिया,
बाकी अब हिस्ट्री में रिसर्च करना है या ज्योग्राफी में रिसर्च करना है तो भाई जो जिनका ऑप्शनल होता है उनके लिए सही होता है। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, मैंने दिया, मुझे पता है, अनुभव हुआ है, इसलिए आपको बताता हूँ कि जब पेपर आप देंगे ना तो आप ऐसे भी, जैसे मैं आज बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऐसे आप भी लिख करके समझा देंगे। तो दोस्तों ये मैंने आज बात किया यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का। अभी इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। इंटरव्यू की तैयारी में जो होता है दोस्तों वही चीज़ है, मैं भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट इंसान हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ। अभी मैं सीखता हूँ, हर कदम सीखता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, करंट की चीज़ें मैं भी किसी ना किसी को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं में बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं भी सीखता हूँ। तो आप भी सीखिए, लेकिन उनसे सीखिए जो बेटर नॉलेज देते हैं, जिसको आपको लगे हाँ ये चीज़ में क्वालिफाई कर सकता हूँ। आपका कोई अगर टाइम पास करता बोर्ड के सामने खड़ा होकर के आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही कंटेंट नहीं देता है तो मैं यही कहूँगा उनका वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा। आप उनका वीडियो देखिए जो लिख करके पॉइंट टू पॉइंट समझाता हो, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताता हो जो आपके सिलेबस के अनुसार है। क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट देखिए, पैसा कोचिंग में देते हैं, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, समय तो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका एज 32 क्रॉस हो जाता है या 35 क्रॉस हो जाता है, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं फॉर्म भरने का, आप उससे पूछिएगा कि काश 1 मंथ और मेरे लिए समय होता, मैं फॉर्म अप्लाई कर दिया होता। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना समय किसी को मत दो, अपना समय अपने काम में लगाओ, अपना समय सीखने में लगाओ। जिस दिन आपका लाइफ बेटर होगा तो आपको पूछने वाले 1000 मिलेंगे, और जब तक लाइफ बेटर नहीं होता, और ये भी मैं कहूँ, मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट आप यूपीएससी करो या यूजीसी नेट करो, बट ये है आपके पास ऑप्शनल क्या है। अगर आपके पास बिजनेस होता या आपके पास और प्रॉपर्टी होती है तो आप उसमें अपना काम आजमाइश करिए, अपना बेहतर कुछ करो। ऐसा बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं सब लोग यूपीएससी करो, सब लोग यूजीसी नेट करो। आपको जो बेटर लगे कि मैं इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, वो काम करिए। आपका जो मन करता है कि मैं इस काम को और बेटर कर सकता हूँ। बहुत से लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी कमाते, घर चला रहे हैं, परिवार भी चला रहे, देश को अच्छा टैक्स भी दे रहे हैं। कभी किसी का फॉलोवर भी मत बनिए कि ये मेरे लिए बहुत बेटर, मैं नहीं फॉलो करूँ। अरे वो बातें आते हैं कैमरा के सामने अच्छे बोलते हैं, लेकिन रियल लाइफ उनका जाके आप देखोगे ना बहुत बेकार स्थिति चलती है। वो अपनी मन की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं आके कैमरे पे। इसीलिए दोस्तों जीवन को एंजॉय करो, जो भी आपके पास समय है, दोस्ती करो, लोगों से मिलो, बात भी करो, लेकिन 100% अपना काम कंसिस्टेंसी करो। कोई एक टारगेट रखो, लक्ष्य रखो। यूपीएससी 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, ठीक है आपके पास समय है 2, लेकिन साइड में कोई बी प्लान भी लेके चलते रहना। उससे क्या होता है कि बी प्लान में इसलिए बोल देता हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेंस तक पहुँच गए हो, इंटरव्यू तक पहुँचे, अगर मेंस आपने निकाले, इंटरव्यू पहुँच गए हो, इंटरव्यू जैसे आप पहुँच जाओ, अगर होता है तो अच्छी बात, नहीं तुरंत बी प्लान बना दो। अब बी प्लान ऐसा बनाओ जो आपके सिलेबस से किसी भी चीज़ से कोरिलेट होता है। जैसे मैंने बी प्लान क्यों रख दिया, मैं यूजीसी नेट का, मुझे पता है अगर ये नहीं होगा मेरे पास, मैं टीचर बन जाऊँगा, और टीचर हो ही गया, मैं हो गया, करने लग गया। 2022 से ही मैं इस फील्ड में उतर गया। वैसे तो मैं 2015 से पढ़ाना शुरू किया था, तो पहले मैं कैमरा वगैरह के सामने नहीं आता, तो ऐसे ऑफलाइन जाके बच्चों को घर घर पढ़ाता था। और उसके बाद जब मुझे अनुभव हुआ, मुझे लगा नहीं ये भी काम करना चाहिए, तो मेरा ये जैसे फ्री सेवा है, मैं फ्री सेवा रोज हर बच्चे को देता रहूँगा। जिनको कंटेंट में अच्छा लगेगा वो पढ़े, लिखे, आगे बढ़े। क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ के लोगों को भी बांटना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए अच्छा नहीं, मैं समाज के लिए सोचता हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, मैं यही करूँगा। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, दिवाली का बढ़िया एंजॉय करिए, विश यू हैप्पी दिवाली, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। अब आपको ऐसे कभी यूजीसी नेट का, कभी आपका यूपीएससी का हर एक टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।